पाठ 6 गुणकारी नीम। के पेड़ के समान ऊंचा होता है। इसकी पत्तियों के किनारे दोनों तरफ से कटे हुए होते हैं। गांव में नीम के पेड़ को लोग अपने घरों के सामने लगाते हैं। इसकी पत्तियां इतनी घनी होती है कि सूर्य की किरणें इनमें से होकर पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। गर्मियों में इसकी छाया का भरपूर आनंद उठाया जाता है। गांव में बड़े बूढ़े इसकी छाया में बैठते हैं। बच्चे खेलते हैं तथा पशुओं को भी वहीं बांध लिया जाता है। इस प्रकार नीम का पेड़ एक घर का काम करता है। नीम का स्वाद कड़वा होता है। प्रातःकाल होते ही लोग नीम की टहनी तोड़कर दातुन करते हैं। इससे दांत बहुत साफ तथा निरोग रहते हैं। इससे उनमें कीड़े भी नहीं लगते। नीम की प्रत्येक चीज काम आती है। इसके फूलों की सुगंध अच्छी और गुणकारी होती है। सुबह शाम चलने वाली मंद हवा में इनकी गंध चारों ओर फैल जाती है। नीम पर लगे फलों को निम्बोली कहते हैं। इनका रंग हरा होता है तथा खाने में कड़वी होती है। इन्हें खाने से पेट की बीमारियां दूर हो जाती है। निम्बोली की गुठली से निकला तेल नीम का साबुन बनाने के काम आता है। यह साबुन फोड़े फुंसियों को ठीक कर देता है। बच्चों को होने वाली फुंसियों पर नीम की छाल घिसकर लगा देने से आराम होता है। नीम की पत्तियां भी कड़वी होती हैं। शीत ऋतु के अंत में नीम की पत्तियां झड़ जाती हैं। तब इनमें छोटी छोटी नई पत्तियां निकलती हैं। वे अधिक कड़वी नहीं होती, इसलिए लोग उन्हें खा लेते हैं। नीम की कोमल पत्तियों को खा लेने से आंखें नहीं दुखने पाती। नीम की पत्तियों को पानी में उबालकर नहाने से दांत, खाज, फोड़े, फुंसी आदि नहीं होते। नीम की पत्तियों को लोग सुखाकर गर्म कपड़ों और किताबों में भी रखते हैं। ये सूखी पत्तियां अनाज में भी रखी जाती है। जानते हो क्यों? ऐसा करने से कपड़ों, किताबों तथा अनाज में कीड़े नहीं लग पाते। नीम की सूखी पत्तियों को जलाकर उनका धुआं करने से मच्छर भाग जाते हैं। इस प्रकार नीम के प्रत्येक भाग को किसी न किसी रूप से काम में लाया जाता है। इसलिए नीम के पेड़ को बीमारी भगाने वाला पेड़ कहते हैं। प्रश्न पहर क उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। नंबर 1, नीम का स्वाद डैश होता है। कैसा होता है? नीम का स्वाद कड़वा होता है। नंबर 2, नीम की दातुन करने से दांत निरोगी रहते हैं। नंबर 3, नीम की पत्तियों को खा लेने से आंखें नहीं दुखती। नंबर 4, शीत ऋतु में नीम की पत्तियां झड़ती हैं क्योंकि सभी पत्ते शीत ऋतु में ही झड़ जाते हैं। नंबर 5, नीम पर लगे फलों को क्या कहते हैं? गुठली या निम्बोली? निम्बोली कहते हैं। एक्सरसाइज ख, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने क्रॉस लगाइए। नंबर 1, नीम की पत्तियों को पानी में उबालकर नहाने से फोड़े फुंसी नहीं होते, तो ये सही कथन है। नंबर 2, बच्चों को होने वाली फुंसियों पर नीम की छाल छिलकर लगा देने से आराम होता है, तो ये भी एक सही कथन है। नंबर 3, नीम की नई कोमल पत्तियों का स्वाद मीठा होता है, तो ये रॉन्ग है। वो थोड़ा कम कड़वा होता है लेकिन मीठा नहीं होता। नंबर 4, नीम की पत्तियों को सुखाकर कपड़ों में रखने से वे कीड़ों से सुरक्षित रहते हैं, तो ये एक सही कथन है। नंबर 5, निम्बोलियाँ खाने से पेट की बीमारियों में लाभ होता है, ये भी एक सही कथन है। इसके बाद एक्सरसाइज ग, सही विकल्प के आगे टिक लगाइए। नंबर 1, नीम का पेड़ ऊंचा होता है। कैसा ऊंचा होता है? केले के समान, आम के समान या गुलाब की झाड़ी के समान? तो ऑप्शन ब, आम के समान। नंबर 2, नीम के किस भाग को लोग दातुन के रूप में प्रयोग करते हैं? तो उसका आंसर है ए, टहनी। नंबर 3, नीम की सूखी पत्तियों को जलाकर धुआं करने से कौन भाग जाते हैं? पक्षी, कीड़े या मच्छर? तो मच्छर। नंबर 4, निम्बोली का रंग कैसा होता है? सफ़ेद, नीला या हरा? तो निम्बोली का रंग हरा होता है। भाषा बोध क,
पार्ट से चुनकर ऐसे 3 वाक्य लिखिए जिनमें विशेषणों का प्रयोग हुआ हो। विशेषण यानी जब हम कहते हैं कि ये जो लड्डू है वो मीठा है, ये रंग सुंदर है, ये तितली सुंदर है, इसका रंग हरा है, काला है, तो जब हम इस तरीके के शब्द यूज़ करते हैं किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए तो उनको हम विशेषण कहते हैं। तो पार्ट से आपको ऐसे कोई भी 3 वाक्य लिखने हैं जिसमें विशेषण का प्रयोग किया हो। हमने यहाँ पर लिखे हैं जैसे निम्बोली का रंग हरा होता है, नीम का स्वाद कड़वा होता है और नीम के पत्तों की सुगंध अच्छी और गुणकारी होती है। तो आप भी ऐसे कोई भी 3 वाक्य पार्ट से चुनकर लिख सकते हैं। एक्सरसाइज ख, निम्नलिखित शब्दों के लिंग निर्णय कीजिए। नंबर 1 है नीम, तो हम क्या कहते हैं, नीम का पेड़। जैसे कि नीम कड़वा होता है तो ये क्या हुआ, पुल्लिंग। उसी तरीके से नंबर 2 पत्ती, तो पत्ती एक स्त्रीलिंग है। ऋतु स्त्रीलिंग, धुआं पुल्लिंग, पेड़ पुल्लिंग और मच्छर भी पुल्लिंग। एक्सरसाइज ग, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द यानी कि ऑपोजिट शब्द। तो सबसे पहले है सुगंध, तो सुगंध का विलोम होगा दुर्गंध। फिर है शीत, तो शीत का विलोम होगा उष्ण। निरोगी का बीमार, स्वस्थ का अस्वस्थ, गुणकारी का गुणहीन और कड़वी का विलोम शब्द होगा मीठी। एक्सरसाइज ख, निम्नलिखित के लिए एक शब्द लिखिए। तो नंबर 1, जिसका स्वास्थ्य अच्छा हो तो उसे क्या कहते हैं हम, स्वस्थ। नंबर 2, जो कभी ना मरे, तो जो कभी ना मरे उसके लिए एक शब्द होता है अमर। नंबर 3, जिसका आकार हो उसे कहेंगे साकार। नंबर 4, जिसका आकार ना हो यानी कि निराकार। नेक्स्ट एक्सरसाइज है तत्सम शब्द छांटिए और रेखांकित कीजिए। तत्सम का मतलब होता है ऐसे शब्द जिनका मीनिंग और जिस तरीके से हम उनको लिखते हैं हम उनको हमेशा वैसे ही लिखते हैं और वैसे ही हम उनको यूज़ करते हैं, यानी कि ओरिजिनल वर्ड्स। जैसे सबसे पहले शब्द है गाड़ी, तो गाड़ी को हम गाड़ी भी कहते हैं और उसको हम मोटर गाड़ी भी कहते हैं। तो दोनों शब्द सही हैं अगर यूज़ किए जाएं तो वो एक तत्सम शब्द नहीं है। या तत्सम शब्द यानी वो शब्द जो ओरिजिनल होते हैं और जैसे है वैसे ही लिखे जाते हैं और उनका मतलब भी वही होता है। नेक्स्ट इज आकाश, तो आकाश एक तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है झोपड़ी, तो झोपड़ी को हम कुटिया भी कहते हैं, कुछ लोग झोपड़ी को झोपड़ा भी कहते हैं, ठीक है, तो वो एक तत्सम शब्द नहीं है। नेक्स्ट इज रेडियो, तो रेडियो के भी जो है उसको अलग अलग शब्दों में लिखा जाता है। कुछ लोग रेडियो को कुछ और भी कहते हैं, तो रेडियो भी एक तत्सम शब्द नहीं है। नेक्स्ट इज पृथ्वी, तो पृथ्वी एक तत्सम शब्द है यानी कि एक ओरिजिनल वर्ड है। नेक्स्ट इज जल, तो जल भी एक ओरिजिनल वर्ड है यानी कि तत्सम शब्द है। नेक्स्ट इज कवि, तो कवि भी एक तत्सम शब्द है। और लास्ट में है डिबिया, तो डिबिया एक तत्सम शब्द नहीं है क्योंकि डिबिया को हम डिब्बी भी कहते हैं, डब्बा भी कुछ लोग उसको कह सकते हैं, ठीक है, तो डिबिया एक तत्सम शब्द नहीं है। एक्सरसाइज च, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन में बदलिए, यानी दिए गए शब्दों का हमें बहुवचन रूप लिखना है। सबसे पहले है पत्ती, तो पत्ती का बहुवचन क्या होगा, पत्तियाँ। नेक्स्ट इज निम्बोली, तो निम्बोली का निम्बोलियाँ। फिर किरण का बहुवचन होगा किरने, गुठली का गुठलियाँ, टहनी का टहनियाँ, पुस्तक का पुस्तकें, जड़ का जड़ें और फोड़ा का फोड़े। एक्सरसाइज 6, उचित सर्वनाम भरकर वाक्य पूर्ण कीजिए। सर्वनाम यानी नाम के लिए या नाम के बदले जो शब्द हम यूज़ करते हैं वो। तो सबसे पहले है डैश साबुन फोड़े फुंसियों को ठीक कर देता है, तो इसका असली नाम यहाँ पे क्या होगा, नीम का साबुन। तो नीम के साबुन की जगह हमने यूज़ किया है यह, तो यह साबुन फोड़े फुंसियों को ठीक कर देता है। नंबर 2, डैश कौन हो, तो हमने यहाँ यूज़ किया है तुम कौन हो। नंबर 3, खाने के लिए डैश लाओ, तो खाने के लिए कुछ लाओ।
या तो आप खाने के लिए वह लाओ भी लिख सकते हैं। एक्सरसाइज ज राइट या रॉन्ग लगाइए। नंबर 1, शब्द के जिस रूप से पुरुष आदि का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, तो ये रॉन्ग है। अगर पुरुष का बोध हो तो हम पुल्लिंग लिखते हैं वहाँ। नंबर 2, शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो स्त्रीलिंग कहते हैं, तो ये एक राइट करेक्ट सेंटेंस है। नंबर 3, शब्द के जिस रूप से यह बोध हो कि वह शब्द पुरुष या स्त्री जाति किसी के लिए प्रयोग किया गया है लिंग कहते हैं, तो ये भी एक करेक्ट सेंटेंस है। आओ सीखें क वृक्ष पर्यावरण की किस प्रकार रक्षा करते हैं, इस पर एक अनुच्छेद लिखिए। यानी कि वृक्ष हमारा जो एनवायरनमेंट है उसे कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, आपको उस पर कुछ लाइनें लिखनी है और आपको खुद से सोच के लिखनी है। ख, अपने शब्दों में नीम के पेड़ के महत्व पर 3 पंक्तियां सोचकर लिखिए। यानी नीम के पेड़ के बारे में आपको 3 लाइनें लिखनी है और वो भी आपको खुद से लिखनी है। ओके, तो इसी तरीके से आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना है।